सजीवों की प्रमुख क्रियाओं का आज एक और टॉपिक ले लेते हैं। उसके बाद हम लोग अर्धवार्षिक परीक्षाएं आपकी जब समाप्त हो जाएंगी और शीतकालीन अवकाश, उसके बाद शेष भाग इस अध्याय का ले पाएंगे। चलिए बच्चों, आज ले रहे हैं हम पादपों में जनन। पादपों में जनन जो है वो अलैंगिक, कायिक जनन और लैंगिक तीनों प्रकार का देखने के लिए मिलता है। जैसा कि हमने आपको पहले बताया था, अलैंगिक जनन यानी नई संतति की उत्पत्ति केवल एक जनक द्वारा दी गई कोशिका से ही होती है। इसी प्रकार पौधों में भी बच्चों नया पौधा जो विकसित होगा वो किसी एक जनक द्वारा दी गई कोशिका से विकसित होता है। इस प्रकार उस जनन को हम अलैंगिक जनन कहते हैं। अलैंगिक जनन की दो विधियां हमें पढ़नी है बच्चों। पहली विधि है मुकुलन और दूसरी विधि है बीजाणु जनन। एक एक करके लेंगे हम। सबसे पहले इसकी परिभाषा भी लिख लें आप। वह जनन जिसमें नया पौधा किसी एक जनक से प्राप्त कोशिका से विकसित होता है, क्या कहते हैं? अलैंगिक जनन कहलाता है। वह जनन जिसमें नया पौधा किसी एक जनक से प्राप्त कोशिका से विकसित होता है, अलैंगिक जनन कहलाता है। इस अलैंगिक जनन की यदि विधियों पर गौर करें तो दो विधियां बच्चों हम पढ़ेंगे। सबसे पहली है मुकुलन। मुकुलन विधि के द्वारा अलैंगिक जनन जो होता है बच्चों, वो होता है यीस्ट में। यीस्ट में अलैंगिक जनन इस विधि द्वारा होता है। अब देखिए, समझने का प्रयास कीजिए बच्चों चित्र के माध्यम से, किस प्रकार मुकुलन के द्वारा नई यीस्ट कोशिका विकसित होती है। चित्र के माध्यम से हम समझा रहे हैं। ये है बच्चों हमारी यीस्ट कोशिका। अब इस कोशिका की सतह पर कुछ उभार जैसी अतिवृद्धि विकसित होती है, कुछ इस प्रकार से। इस अतिवृद्धि को हम कहते हैं मुकुल। ये अतिवृद्धि कहलाती है मुकुल। ये जो केंद्रक आपको दिखाई दे रहा है बच्चों, ये केंद्रक भी विभाजित होता है। ये केंद्रक इस प्रकार से ये विभाजित होता है। एक हिस्सा जो है इसका, एक भाग जो है वो मुकुल में चला जाता है और दूसरा भाग ये जो मात्र कोशिका थी, पुरानी यीस्ट कोशिका थी, उसमें रह जाता है। और इस प्रकार से जब ये मुकुल जो है वो पूर्ण विकसित हो जाता है बच्चों, वयस्क के समान पूर्ण विकसित जब ये हो जाता है तो ये पृथक हो जाता है और इस प्रकार इससे दो यीस्ट कोशिकाएं बन जाती हैं। तो ये जो विधि है ये कहलाती है मुकुलन। पुनः देखें, यीस्ट कोशिका की सतह पर एक उभार जैसी अतिवृद्धि विकसित होती है। उस अतिवृद्धि को
मुकुल कहा जाता है। ये मुकुल आकार में बड़ा होने लगता है और साथ ही साथ जो केंद्रक कोशिका में उपस्थित है बच्चों, वो भी विभाजित होने लगता है। एक केंद्रक से दो केंद्रक बनने लगते हैं। एक केंद्रक हमारी मात्र कोशिका में और दूसरा मुकुल में चला जाता है। जब ये मुकुल वाली कोशिका पूर्ण विकसित हो जाती है तो ये मात्र कोशिका से अलग हो जाती है और इस प्रकार दो कोशिकाएं जो है वो हमें प्राप्त हो जाती हैं। ये विधि है मुकुलन। कभी कभार बच्चों ऐसा भी देखने के लिए मिलता है कि इस मुकुल की एक श्रृंखला तैयार हो जाती है। जैसे ये हमारी मात्र कोशिका और उस पर ये एक मुकुल, ये दूसरा मुकुल, ये तीसरा मुकुल और ये इस प्रकार चौथा मुकुल। तो इस प्रकार ये क्या है? मुकुल की श्रृंखला। तो एक कोशिका से ये सभी इतनी कोशिकाएं भी हमें प्राप्त हो सकती हैं। ये विधि है मुकुलन। चित्र यदि ध्यान रहेगा बच्चों तो हम आसानी से इसका वर्णन भी, जैसा हमने आपको बोल के बताया है वैसा ही हम आसानी से लिख भी सकते हैं। चित्र बना लें आप। मुकुलन के बाद बच्चों हम लेंगे दूसरी अलैंगिक जनन की विधि और वो विधि है बीजाणु जनन। अलैंगिक जनन की दूसरी विधि बीजाणु जनन। अब जिस प्रकार से मुकुलन जो है बच्चों यीस्ट में पाई जाती है अलैंगिक जनन की विधि, वैसे ही कवक में अलैंगिक जनन की विधि बीजाणु जनन। कवक में इस विधि द्वारा अलैंगिक जनन होता है। कौन सी विधि है? बीजाणु जनन। उदाहरण ले सकते हैं एक कवक का हम, राइजोपस। उदाहरण राइजोपस। अब कैसे होता है ये बीजाणु जनन? आपने चित्र बना लिया होगा बच्चों। कवक की संरचना बच्चों तंतुमय होती है, तंतु के रूप में होती है। इस तंतुमय संरचना पे एक संरचना विकसित होती है जिसे बीजाणुधानी कहा जाता है। कैसे? ये तंतु इस पर बच्चों ये एक बीजाणुधानी है, ये विकसित हो जाती है। क्या नाम है इसका?
बीजाणु धानी, एक ही नाम है ये पूरा, बीजाणु धानी। अब इसमें बच्चों जो केंद्रक होता है वो केंद्रक विभाजित हो जाता है। इस एक केंद्रक से कई सारे केंद्रक बन जाते हैं। ये है बच्चों केंद्रक। और क्या हो गया यहां, कई पुत्री केंद्रक बन जाते हैं। धीरे धीरे इन केंद्रक के चारों तरफ बच्चों कोशिका द्रव्य जो है वो एकत्रित हो जाता है। इन केंद्रक के चारों तरफ ये कोशिका द्रव्य जो है वो जमा हो जाता है। अब कोशिका द्रव्य के जमा हो जाने से बच्चों ये किसमें परिवर्तित हो जाते हैं, बीजाणु बन जाते हैं, बीजाणु में परिवर्तित हो जाते हैं। जब ये बीजाणु पूरी तरह से परिवर्तित हो जाते हैं, विकसित हो जाते हैं, तो उसके बाद ये जो बीजाणु धानी है बच्चों ये फट जाएगी और ये बीजाणु बाहर निकल जाते हैं। ये बीजाणु धानी है और ये बीजाणु धानी बच्चों फट जाती है यहां से, जिससे कि ये बीजाणु जो है वो बाहर निकल जाते हैं। ये बीजाणु भूमि के संपर्क में आकर फिर नया कवक तंतु विकसित करते हैं। तो ये क्रिया रहती है बच्चों बीजाणु जनन की विधि के दौरान। पुनः एक बार, कवक में इस विधि के द्वारा अलैंगिक जनन पाया जाता है। हमने एक उदाहरण लिया है राइजोपस कवक तंतु। उस कवक तंतु पर एक बीजाणु धानी जैसी संरचना विकसित होती है। इस बीजाणु धानी में उपस्थित केंद्रक विभाजित होकर के कई केंद्रक बना देता है। धीरे धीरे इन केंद्रकों के चारों तरफ कोशिका द्रव्य जमा हो जाने से ये बीजाणु में परिवर्तित हो जाते हैं। जब ये बीजाणु विकसित हो जाते हैं, यहां से हमने देखा बीजाणु धानी की भित्ति जो है वो फट जाती है और ये बीजाणु बाहर निकल के भूमि के संपर्क में आकर के एक नया कवक तंतु विकसित करते हैं। इस प्रकार से जनन के द्वारा ये नया कवक तंतु निर्माण करते हैं।
अब जहां बच्चों हम निम्न श्रेणी में अलैंगिक जनन की बात करते हैं, वहीं उच्च श्रेणी के पादपों में अलैंगिक शब्द प्रयोग में लिया नहीं जाता है, वहां पाया जाता है कायिक जनन। उच्च पादपों में कायिक जनन पाया जाता है। अब ये कायिक जनन क्या है बच्चों? जड़, तना और पत्ती पौधे के कायिक अंग माने जाते हैं। जब एक नया पौधा इन भागों से विकसित होने की क्षमता रखता है तो इस प्रकार का जनन कायिक जनन कहलाता है। सिंपल सी बात है याद रखने के लिए, कायिक अंग द्वारा नया पौधा विकसित होना क्या कहलाएगा? कायिक जनन कहलाता है। पौधे के कायिक अंग जैसे जड़, तना व पत्ती द्वारा नया पौधा विकसित होना कायिक जनन कहलाता है। ये चित्र फटाफट बना लें बच्चों ताकि हम आगे चल पाएं। अब जिन कायिक अंगों की बात कर रहे हैं बच्चों हम, जैसे जड़, अगर जड़ की बात करें तो जैसे केले की जड़ के द्वारा एक नया पादप विकसित हो जाता है। तने की बात करें तो गुलाब में स्तंभ या तने के द्वारा नया पादप विकसित होता है। यदि पत्ती की बात करें तो एक उदाहरण ले सकते हैं हम, जैसे ब्रायोफिलम। ब्रायोफिलम में पत्ती के द्वारा नया पादप विकसित होता है। तो इस प्रकार यदि जड़, तना और पत्ती में से किसी भाग के द्वारा नया पौधा विकसित हो रहा है तो वो जनन कायिक जनन कहलाता है। कायिक जनन की भी कई विधियां हैं बच्चों, 3 विधियां हम पढ़ेंगे। सबसे पहली विधि है कर्तन, कृत्रिम कायिक जनन विधियां। अब कर्तन क्या है ये समझें बच्चों। पादप के जड़, तना और पत्ती का स्वस्थ और पूर्ण विकसित टुकड़ा खंड कर्तन कहलाता है। पादप का जड़, तना व पत्ती का स्वस्थ व पूर्ण विकसित खंड कर्तन कहलाता है। ये परिभाषा है कर्तन की कि पौधे का जड़, तना या पत्ती का वो हिस्सा जो पूर्णतः स्वस्थ है और पूरी तरह से विकसित है, उस टुकड़े को हम कर्तन कहते हैं। अब बात आती है कि ये कर्तन किस प्रकार से एक नया पौधा विकसित कर पाता है। क्या किया जाता है बच्चों इसमें, जिसे हम कर्तन कह रहे हैं उसको लेकर के गीली मिट्टी में दबा दिया जाता है। कुछ दिनों पश्चात क्या देखते हैं हम कि जो मिट्टी में दबा हुआ हिस्सा है बच्चों, उससे जड़ें निकल आई हैं और इस प्रकार से अब एक नया पादप विकसित हो जाता है। ये विधि है कर्तन। अंगूर और गुलाब, इनमें इस विधि के द्वारा कृत्रिम कायिक जनन देखने के लिए मिलता है। उदाहरण, अंगूर, गुलाब में
कर्तन को नम मिट्टी में दबाने पर कुछ दिनों में जड़ें निकल आती हैं। तथा नया पादप परिवर्धित होता है। मिट्टी में दबा दिया हमने स्वस्थ टुकड़ा लेकर के, और कुछ दिनों पश्चात हम देखते हैं क्या कि उस टुकड़े में से जड़ें जो है वो निकल आती हैं और इस प्रकार एक पौधा विकसित हो जाता है। ये विधि है कर्तन। जल्दी से लिखें बच्चों, ब्रेक का समय हो रहा है। कर्तन की परिभाषा है आपके समक्ष, पहले फिर उदाहरण जिनमें इस विधि के द्वारा कायिक जनन पाया जाता है। चलिए बच्चों, लौटते हैं छोटे से ब्रेक के बाद।